मैडम स्क्रीन शेयर कर दे। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, कल वाले लेक्चर से किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, ठीक है। कोई कल वाले लेक्चर को रिवाइज करवा सकता है? एनीवन? ओके। बेसिकली कल वाला लेक्चर भी मैं यहाँ पर ओपन कर देती हूँ। और हम लोगों ने कल बेसिक HTML का इंट्रोडक्शन लिया था कि HTML जो है हमारे पास वो वेब की लैंग्वेज है। और HTML मोस्टली जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर करती है पेज को। लाइक वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को हमने देखा था। और स्ट्रक्चर के लिए हम HTML को यूज करते हैं, CSS को हम स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं, और जावास्क्रिप्ट को जो भी वेब पेज का लॉजिक है उसके लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमने रेंडरिंग के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास जो भी वेब पेज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ कोड होता है, ठीक है। ब्राउजर उसको जो हमें व्यूएबल फॉर्म में दिखाता है उसको रेंडर करना कहते हैं। तो रेंडरिंग जो होती है वो ब्राउजर की हेल्प से ही होती है। उसके बाद हमने कुछ टैग्स पढ़े थे, और HTML का जो बेसिक वो बॉयलर प्लेट कोड था उसको भी देखा था, जिसको हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क से एंटर प्रेस करके जनरेट कर रहे थे। उसमें ये चीजें देखी थी कुछ, जैसे HTML लैंग इक्वल टू n, जो कि पेज की लैंग्वेज को स्पेसिफाई करता है। उसके बाद हमारे पास हेड टैग था, और फिर मेटा कैरेक्टर सेट था जिसके अंदर UTF कैरेक्टर्स को जो है वो उनकी इनकोडिंग थी, कि लाइक HTML जो है हमारे पास यूनिकोड कैरेक्टर्स को अलो करता है। टाइटल में हमने देखा था कि जो भी हमारे पास वेब पेज का ऊपर, जैसे ये मेरे पास वेब नेम है पेज, वो हम लिख सकते हैं। सॉरी। टाइटल के अंदर हम अपनी वेबसाइट का नेम लिखते हैं, और H1 हम हेडिंग्स के लिए यूज करते हैं, और P हम पैराग्राफ्स के लिए यूज करते हैं। जी एग्जैक्टली ऐसा ही था। इसके अलावा हमने एक और टैग पढ़ा था, अगर किसी को याद है तो काइंडली रिवाइज करवाते हैं। मैम प्री टेक पढ़ा था फॉर प्री प्री पैराग्राफ भी हमने पढ़ा था। जी जी, प्री टैग के बारे में पढ़ा था। प्री टैग के बारे में ये था कि वो जैसे हम HTML के अंदर, अब इसको VS कोड में ही देख लेते हैं। मैं दोबारा से VS कोड ऑन करती हूँ। अच्छा, लाइक जैसे ये मेरे पास टैग्स हैं, तो ये पैराग्राफ टैग था बेसिकली मेरे पास, जिसमें हमने लॉरम 30 करके जो है पैराग्राफ को जनरेट किया था। अब अगर देखें ओरिजिनली जो है मैं यहाँ पर कोई स्पेस एंटर करती हूँ, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाती हूँ। जब ये मेरे पास मेरे वेब पेज पे सारा जो है कंटेंट HTML का रेंडर होके आएगा, तो ये स्पेस नहीं आएगी। लाइक ऐसे नहीं होगा कि इस वर्ड से पहले जो है वो न्यू लाइन पे आ जाएगा ये वर्ड। मैं आपको ये करके भी दिखा देती हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? Yes, sorry for interruption, but I wanted to ask कि जो अभी हम लोग कोर्स कर रहे हैं, because this is going to be my first class, तो इसके लिए आपको किसी कोडिंग आनी जरूरी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए? If yes, then फिर मैं ये लीव कर दूं ये क्लास, या शुड आई मतलब कंटिन्यू? ओके, बेसिकली इसमें हम जो है वेब डेवलपमेंट के कोर्स में बेसिक 3 लैंग्वेजेस को देख रहे हैं, जो कि है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, और बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। अगर इन केस आपको नहीं भी आती तो यू विल लर्न इन दीज सेशंस। Sure, sure. By the way, I'm taking Python course as well, so I'm not familiar with HTML and other languages. But if you're covering the basics as well, then I'll continue.
जी जी, ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बल्कि आज तो डे 2 है। तो कल हमने सिर्फ 2-3 चीजें पढ़ी थी, मैं उसी को रिवाइज करवा रही हूँ, तो एज सच आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने अगर मैं आपको वापस VS कोड की स्क्रीन पे ले जाऊं तो स्पेस हमने इस वर्ड से पहले ऐड की थी, कम क्यू से पहले, ठीक है। और अगर मैं आपको वापस वेब पेज के ऊपर ले जाऊं तो यहाँ पर कोई हमारे पास न्यू लाइन नहीं आ रही, ठीक है। यानी हम अपने HTML के टैग्स के अंदर जैसे मर्जी लिखें, ब्राउजर ने उसे अपने तरीके से रेंडर करके देना है। लेकिन इन केस हम चाहते हैं कि हमारी दी हुई स्पेसेस या यूजर की दी हुई स्पेसेस जो है वो रिजर्व्ड रहे, यूजर जिस तरीके से लिख रहा है एक पैराग्राफ को, एक कंटेंट को, वो उसी तरह से डिस्प्ले होके आए पेज पे, तो हम प्री टैग को यूज करते हैं। जैसे ये मैंने एक लाइन लिखी थी, अ क्विक ब्राउन फॉक्स, उसके बाद मैंने एक न्यू लाइन की स्पेस दी थी, जम्प्स ओवर, फिर न्यू लाइन की स्पेस दी थी, द लेजी डॉग। तो ये मेरे पास पेज पे एज इट इज रेंडर होके आया था। इफ आई कैन शो यू हियर, काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। ओके। तो यहाँ पर जो हमने स्पेसेस बेसिकली ऐड की थी वो यहाँ पर रेंडर होके आ गई थी। तो प्री टैग में हमने देखा था कि यूजर की दी हुई स्पेसेस को वो रिजर्व करता है। सेकेंडली हमने एक डिसएडवांटेज पढ़ा था प्री टैग का, कि प्री टैग का जो फॉन्ट स्टाइल है वो मोनोस्पेस है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक थोड़ा सा जो है हमारे लिए मसला कॉज करता है। आज जो हम काम करने वाले हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस यस मैम, मैम। यहाँ तक सारा मैम क्लियर ये है। पेज आपने दिया ये बाय डिफॉल्ट ये ऐसे पैटर्न में हुआ है। स्पेसेस मैंने दिए हैं, आई कैन शो यू हेयर। मैं यहाँ पर दोबारा से आपको टेक्स्ट लिख के दिखा देती हूँ, इसको इरेज कर देता है। यहाँ पर मैं प्री टैग एंटर करती हूँ, ठीक है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स। अब मैं एक न्यू लाइन की स्पेस दे देती हूँ, और अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसको सेव कर लेते हैं, और ये मेरे पास मेरे पेज पे जो है जैसे मैंने स्पेसेस दी हैं वैसे रेंडर होके आएगा। एज यू कैन सी कि यहाँ पर जैसे स्पेस दी थी, मैंने जंप से पहले स्पेस दी थी, और न्यू लाइन पे मैं फॉक्स के बाद मूव की थी, तो वैसे स्पेसेस मेरे पास रिजर्व होके आई है। ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस मैम, थैंक यू। ओके। अच्छा, आज का हमारा जो काम है, बेसिकली आज हम आप कह सकते हैं कि बेसिक HTML को फिनिश कर लेंगे, और कल से इंशाल्लाह जो है हम प्रॉपर फुल फ्लेज तरीके से काम करना शुरू करेंगे। हमारे पास HTML के अंदर कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, ठीक है। यानी उनका, हमने टैग्स की जब बात की थी तो हमने कहा था एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। लेकिन HTML में हमारे पास कुछ ऐसे टैग्स भी हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब वो कौन कौन से टैग्स हैं? वो टैग है, BR टैग है, HR, इनको हम देख लेते हैं। मैं वापस अपनी VS कोड की स्क्रीन पे आती हूँ, और BR टैग जो है इसको हम ब्रेक टैग भी बोलते हैं। इस ये बेसिकली हमारे पास लाइन की ब्रेक ऐड करने के लिए होता है। जैसे अगर C++ है या पाइथन वगैरह है, तो उसमें हमने न्यू लाइन पे मूव करना हो तो हम /n /n लिखते हैं, ठीक है। सॉरी, \n लिखता है। लेकिन अगर हम HTML में न्यू लाइन पे मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ब्रेक टैग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर इसको यहाँ से इरेज करके मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ इसको समवेयर हेयर, ठीक है। इसी पैराग्राफ में, ये लॉरम इप्सम वाले जो पैराग्राफ है, यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक टैग को ऐड की है, और मैं इस लाइन को ऐसे कर देती हूँ। अब यहाँ से आके मेरे पास लाइन जो है ना वो ब्रेक हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके भी दिखा देती हूँ पेज को। तो मेरे पास कम क्यू के आगे जो है वो लाइन ब्रेक हो गई है। तो ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनके अंदर हम कोई भी कंटेंट नहीं लिखते। लाइक जब हमने एलिमेंट की बात की थी, जैसे हमारे पास टाइटल टैग है तो इसके अंदर माय फर्स्ट वेबसाइट जो है वो इसका कंटेंट है। हेडिंग टैग्स हैं, इनके अंदर माय फर्स्ट वेबसाइट, ये इनका कंटेंट है। पैराग्राफ टैग के अंदर ये लॉरम वाला जो पैराग्राफ है ये इसका कंटेंट है। लेकिन ब्रेक टैग का कोई भी कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो जो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं उनका कोई कंटेंट नहीं होता। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास एक और टैग है, HR टैग, जो कि बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करने के लिए होता है पेज पे। मैं इसको सेव कर देती हूँ,
और यहाँ पे मेरे पास पेज पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड हो गई है। ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है और इसमें भी कोई कंटेंट नहीं होगा। मैम भी और को अगेन एक्सप्लेन करिएगा। सॉरी। बी और टैग को अगेन एक्सप्लेन करिएगा। ओके। बीआर टैग के बारे में मैं वापस से स्लाइड पे आ जाती हूँ। बीआर टैग क्या है कि मेरे पास ब्रेक की जो है एक लाइन ब्रेक ऐड करेगा। न्यू लाइन पे अगर हम किसी कैरेक्टर को मूव करवाना चाहते हैं या जो भी हम लिख रहे हैं उसको न्यू लाइन पे मूव करना चाहते हैं तो हम बीआर टैग लिखेंगे। प्री टैग में तो हमने पढ़ा था कि यूजर जिस तरह से स्पेसेस देगा वो स्पेसेस उस तरह से रिजर्व होती आती है। लेकिन अगर दूसरे टैग्स की एचटीएमएल की बात करें तो उसमें अगर हम न्यू लाइन की स्पेस दे भी देते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो न्यू लाइन पे नहीं जाता। उसके लिए हमें क्या करना है कि बीआर टैग का इस्तेमाल करना है। और अगर आपने पाइथन वगैरह ये दूसरी लैंग्वेजेस पढ़ी है तो उसमें सी प्लस प्लस में और पाइथन में ये होता है कि \n करते हैं तो न्यू लाइन पे हम लोग मूव कर सकते हैं। ये सेम एज इट इज वही चीज है कि हम लोगों को न्यू लाइन पे मूव करना है तो हम ब्रेक टैग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर लॉरम 30 वाला पैराग्राफ था तो मैंने यहाँ पर ब्रेक ऐड कर दी है, ब्रेक टैग ऐड कर दी है। तो मेरे पास जो पेज है मेरा उस पे ये कम क्यू से जो है वो न्यू लाइन पे आ गया है। तो ये उसने लाइन को वहां पर ब्रेक किया यहाँ पर और फिर ये न्यू लाइन पे अगले पूरे सेंटेंस को ले गया है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस Yes, मैम, ma'am. क्लियर। ओके। एचआर टैग की सबको समझ आ गई? Yes, ma'am. It will add a horizontal line to the bottom of the page or where you have edited. यस। उसके बाद हमारे पास कुछ और टैग्स है। इमेज टैग है, इनपुट टैग है, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेटा टैग की भी बात कर लेते हैं जो हमारे हेड के अंदर था। यहाँ पर ये मेरे पास मेटा कैटसेट के नाम से और मेटा नेम्स जो है ये मेरे पास मेटा टैग है। अगर आप देखें तो इसका एंडिंग टैग नहीं है। एंडिंग टैग का कैसे पता लगेगा कि एंडिंग टैग के अंदर जो है हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश होती है लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई एंडिंग टैग है ही नहीं है। तो ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये पॉइंट क्लियर है आपको? ओके। लिंक टैग की बात कर लेते हैं। लिंक टैग को अभी हम नहीं देख रहे होंगे, जब सीएसएस पढ़ रहे होंगे तो उसमें लिंक टैग को देखेंगे। लिंक टैग का अभी आप समझ लें कि हम एक बेसिक जो है वो एक हमने सीएसएस की कोई फाइल है उसको लिंक करना है एचटीएमएल के साथ तो हम लिंक टैग का यूज करते हैं। तो लिंक टैग को इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में देख रहे होंगे। बेसिक ये सारे जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग्स है और इसके अलावा भी है लेकिन अभी जो है आपको लाइक इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इंशाल्लाह आप साथ साथ लर्न करते रहेंगे इन चीजों को। आगे बात कर लेते हैं हम एचटीएमएल के कुछ टेक्स्ट टैग जो होते हैं जो कि हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग देते हैं। लाइक अगर आप वर्ड पे काम कर रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं टेक्स्ट को वो करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए। बोल्ड का ऑप्शन होता है, इटैलिक, अंडरलाइन। तो उसके लिए कुछ हमारे पास टैग्स हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट को जो है वो बोल्ड करने का के लिए जो है वो टैग है जिसको हम बी टैग कहते हैं। वापस VS कोड की स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पर जो है मैं सिंपली बी टैग का इस्तेमाल करती हूँ। बी टैग के अंदर मैं कोई भी लाइन लिख लेती हूँ। लेट से मैं लिखती हूँ दिस इज द क्लास ऑफ HTML। मैं इसको सेव कर लेती हूँ। ये मेरे पेज पे जो है ब्राउजर इस पे दिस इज द क्लास ऑफ HTML जो है वो रेंडर होके आ गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये हमारे पास हेडिंग है लेकिन ये हेडिंग नहीं है। सिंपली उसने जो है हमारे पास सिंपल टेक्स्ट को, जो पैराग्राफ का टेक्स्ट होता है, उसको उसने बोल्ड कर दिया है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टैग जो है वो इटैलिक का टैग है। इटैलिक के टैग को भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आई एंटर करती हूँ तो मेरे पास इटैलिक का टैग आ जाएगा। इसी को मैं कर देती हूँ दिस इज द क्लास ऑफ HTML और सेव कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो है वो दिस इज द क्लास ऑफ HTML जो है वो इटैलिक में आ गया है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप बोल्ड टैग के अंदर इटैलिक टैग को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी टैग के अंदर जो है वो इटैलिक टैग को यूज कर लेती हूँ तो ये मेरे पास जितना भी टेक्स्ट होगा ये इटैलिक भी होगा और बोल्ड भी होगा।
एज यू कैन सी मेरे पास ये जो लाइन है, दिस इज द क्लास ऑफ HTML, ये बोल्ड भी है और एट द सेम टाइम ये इटैलिक भी है। ये पॉइंट क्लियर है? ओके। अच्छा, अब नॉर्मली होता क्या है कि बोल्ड टैग जो है ना, आपको एक प्री डिफाइंड जो है, आप कह सकते हैं कि बोल्ड टैग जो है आपको जितना इसमें ये नहीं होता कि आप कितना ज्यादा बोल्ड करना चाहते हैं, इसमें एक उसका प्री डिफाइंड मेथड है, तरीका है जिसके अकॉर्डिंग वो बोल्ड करता है। लेकिन लेट्स से कि आपको थोड़ा कम बोल्ड चाहिए, यानी टेक्स्ट बोल्ड तो चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं चाहिए, तो उस केस में हम लोग CSS में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट के नाम से, उसको यूज करते हैं और उसको यूज करते हुए हम टेक्स्ट को जो है वो बोल्ड करते हैं। अगर CSS की ब्रेक यहाँ पर बी टैग की बात करें और CSS के टैग वो प्रॉपर्टी की बात करें, तो उसमें ज्यादा प्रेफरेबल मेथड जो है वो CSS को दिया जाता है, क्योंकि एक तो यूजर के पास जो है वो चॉइस भी रहती है कि उसने टेक्स्ट को जो है वो बोल्ड किस तरह से करना है, कितना ज्यादा वो बोल्ड चाहता है, कितना कम बोल्ड चाहता है। सेकेंडली उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है HTML वाले बोल्ड टैग से। अगर फॉर एग्जाम्पल सेम टेक्स्ट है, हमने उसको HTML के डॉक्यूमेंट में भी बी टैग में लिखा है और CSS में हमने उसको जाके उसका फॉन्ट वेट कम ज्यादा कर दिया है, तो फिर कौन सी बोल्डनेस हमें पेज पे शो होनी चाहिए, वो वही शो करेगा जो CSS वाली होगी। तो CSS की फॉन्ट वेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो HTML की बोल्ड टैग से ज्यादा होती है। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ओके, अंडरलाइन टैग को देख लेते हैं। अंडरलाइन टैग के अंदर मैं सेम लाइन लिख लेती हूँ। ये बेसिकली मेरे पास टेक्स्ट को जो है वो अंडरलाइन कर देगा। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे हमारे पास वर्ड में डिफरेंट तरीके होते हैं, दिस इज द क्लास ऑफ HTML, ये मेरे पास अंडरलाइन होके आ गया। जैसे वर्ड में हमारे पास अंडरलाइनिंग के लिए जो है, जो नीचे लाइन होती है उसको चेंज करने के, स्टाइल करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। हम चाहते हैं कि डॉटेड लाइंस आ जाए इस तरह से, तो हम डायरेक्टली HTML में इसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम CSS के थ्रू जो है वो अंडरलाइन में जो लाइन आ रही है इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, इसके यस मैम। अलावा हमारे पास एम टैग होता है। एम टैग क्या करता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि यूजर जब उसे रीड करे तो ज्यादा एम्फसाइज करे, तो उसके लिए हम एम टैग का इस्तेमाल करते हैं। एम टैग को भी यहाँ पर करके देख लेते हैं। बेसिकली इसमें होगा क्या कि हमारा जो भी टेक्स्ट होगा वो इटैलिसाइज हो जाएगा। इटैलिसाइज इस तरीके से होगा कि यूजर को पता लग रहा होगा कि लाइक इस चीज पे हमने ज्यादा जो है वो फोकस करना है, इस चीज पे ज्यादा एम्फसाइज किया गया। अगर आप बुक्स भी रीड कर रहे हो, लेट्स से नॉवेल्स रीड कर रहे होते हैं, तो उसमें अक्सर बहुत सा टेक्स्ट जो होता है बीच में उन्होंने क्या किया होता है, इटैलिक किया होता है। वो इसलिए किया होता है कि ज्यादा यूजर जो है उस पे ज्यादा एम्फसाइज करे, उसको रीडर जो है वो रीड करते हुए एम्फसाइज करे। तो एम टैग में बेसिक सिर्फ इटैलिसाइज ही हो रहा होता है, लेकिन हम उसको एम्फसाइज करने के लिए यूज करता है। फिर हमारे पास मार्क टेक्स्ट टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, इसको भी टैग आ जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास हमारी टेक्स्ट को जो है वो एक्सक्यूज मी हाईलाइट मैम। करके देगा। सॉरी। जी जी। कोई क्वेश्चन है? यस मैम। मैम ये अगर हम एम्फेसिस टैग का भी वर्क मैम जो है वो इटैलिसाइज करना है टेक्स्ट को, जी और जी। मैम आई टैग का भी मैम सेम है, तो मैम हम फिर आई। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने खुद जब HTML पढ़ी थी तो इस बारे में सर्च की थी। नॉर्मली होता क्या है कि लाइक जिस तरह से हमारे पास हेडिंग टैग्स हैं, इतने ज्यादा टैग्स हैं, इनका साइज तो हम CSS के थ्रू भी कम कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग टैग्स की जरूरत क्यों पड़ती है? यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो इस टैग को देगा। इसी तरह जो है हमारा ब्राउजर जब रेंडर कर रहा है चीजों को, तो वो एम्फसाइज वाले टेक्स्ट को जो है वो एज इट इज ही लेगा कि इसमें यूजर को ज्यादा एम्फसिस करना चाहिए। और ये वाले टेक्स्ट जो है ये सिंपली जो है सिर्फ इटैलिक करने के लिए, तो इसलिए दो अलग अलग टैग्स जो है हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये ओके आपको मैम। क्लियर है? ठीक है। यस अच्छा, मैम। मार्क टेक्स्ट में हमने देखा कि हमारे पास जो है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है, इसके बाद आ जाता है स्मॉल और डिलीट वाला। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं।
वापस से यहाँ पर आते हैं और मैं कंट्रोल एंटर करती हूँ। स्मॉल टैग के अंदर लिख लेते हैं। यहाँ पर मेरा टेक्स्ट जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉल हो गया है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, जो पैराग्राफ में हमने टेक्स्ट लिखा है या जो पहले टेक्स्ट लिखा है उसके मुकाबले में ये जो है हमारे पास थोड़ा स्मॉल हो गया है। तो स्मॉल टैग यही करता है। स्मॉल टैग के बाद हमारे पास था डिलीट टैग। डिलीट टैग में क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल आपने कभी कोई फाइल डाउनलोड की हो और आप डाउनलोड से उठा के उसकी लोकेशन जो है वो चेंज कर देते हैं, लाइक किसी और डायरेक्टरी में उसको रख देते हैं, तो जो हमारा गूगल क्रोम होता है, लाइक एज होता है, यहाँ पर जो डाउनलोड वाला ऑप्शन होता है, जब भी हम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वो यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन शो करता है। तो वहां पर डाउनलोडेड फाइल के ऊपर एक लाइन आ जाती है कि इसकी तो डायरेक्टरी चेंज हो गई है, ठीक है। तो एक लाइन आ जाती है हमारे पास। आपने कभी इसको ऑब्जर्व किया है? यस मैम। तो सेम एज इट इज डिलीट टैग क्या करता है कि उस स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर जो है वो लाइन ऐड कर देता है, यानी ये हमारे पास डिलीटेड लाइन है। और इंसर्ट टैग क्या करेगा, इंसर्ट टैग से उसके नीचे जो है हम जो भी इसके अंदर कंटेंट लिखेंगे इसके नीचे अंडरलाइन लगा देगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि लाइक अंडरलाइन टैग का और इंसर्ट टैग का जो है वो बिहेवियर सेम है, तो लाइक डिफरेंस क्या है। अगेन वही वाली बात आ जाती है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे, हमने जो है सर्वर ने हमें बेसिकली ब्राउजर ने रेंडर करके देना है वेब पेज, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है हमें उसके अकॉर्डिंग भी करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको यहाँ पर डिलीट टैग और इंसर्ट टैग को भी करके दिखा देती हूँ। लेट से मैं इसी वर्ड को जो है क्लास वाले वर्ड को डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको डिलीट टैग यहाँ पर लिखती हूँ और यहाँ पर क्लास को कर देते हैं इसके अंदर। अगर अब ये पेज पर डिस्प्ले जिस तरीके से होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्लास के ऊपर एक लाइन आ गई है। तो डिलीट टैग ही हमारे पास करता है कि उस स्पेसिफिक कंटेंट को जो है वो उसके ऊपर लाइन ऐड कर देता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इंसर्ट टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी के अंदर जो है मैं इंसर्ट टैग को करती हूँ और यहाँ पर क्लास ऑफ HTML जो पूरी लाइन है इसको इंसर्ट टैग के अंदर कर देते हैं और सेव कर देते हैं। नाउ अगर आप देखें मेरे पास ये जो टेक्स्ट है इसमें क्लास ऑफ HTML जो है वो उसके नीचे एक लाइन आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसर्टेड जो है हमारे पास टेक्स्ट है। ये यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मजे की चीज जो अब हम करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने पेज के ऊपर कोई फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। लेट से मैं लिखना चाहती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो फर्स्टली मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग बना लेती हूँ, इसमें मैं CO लिख लेती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि टू जो है मेरे पास ऑब्वियसली वो O के नीचे शो हो। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, मैं सब टैग का यूज करूंगी, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। और इसके अंदर मैं टू पास कर दूंगी। तो मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पर CO2 में टू जो है वो नीचे आ गया है इसके। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसके बाद आ जाता है सुपरस्क्रिप्ट टैग। लेट से मैं कोई मैथ्स का फॉर्मूला लिख रही हूँ A² + B²। तो उस केस में जो है पावर्स ऐड करने के लिए मैं सुपरस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेट से अभी के लिए A² लिख लेते हैं और यहाँ पर मेरे पास जो है वो A² आ जाएगा। तो ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग का काम था। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम, यस क्लियर है। मैम। ओके, अब बात कर लेते हैं ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट्स की। पहले मैंने अर्लियर एक बात कही थी कि हमारे पास HTML के अंदर हम जो भी कंटेंट लिखते हैं उसके अंदर स्पेसेस अगर हम दे भी दें तो स्पेसेस ब्राउजर पे रेंडर होके नहीं आती, ठीक है। और हमें ब्रेक टैग को यूज करना पड़ता है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट पे वापस आती हूँ, यहाँ पर मैंने हेडिंग टैग्स बनाए थे, ठीक है, इनके अंदर हेडिंग्स पास की थी। और जब मेरे पास ये ब्राउजर में रेंडर होके आई थी तो हर हेडिंग जो है वो न्यू लाइन पे आई थी। जबकि अगर मैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग वाली टैग्स की बात करूँ तो फॉर्मेटिंग वाली टैग्स में भी मैंने ऐसे ही किया था कि टैग्स बनाए थे, बोल्ड वाला, इटैलिक वाला, अंडरलाइन वाला, हर टैग को न्यू लाइन से स्टार्ट किया था, ठीक है।
और ब्रेक टैग यहाँ पर कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किए। तो ये वाले जो मेरे पास टैग्स है ये सेम लाइन पे आ रहे हैं, जबकि जो हेडिंग टैग्स है वो न्यू लाइन पे आ रहे हैं, ऐसा क्यों? मैम अगर ब्लॉक मैं स्टैक इनलाइन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ओके, आप इसको थोड़ा सा बताना चाहेंगी? मैम जो ब्लॉक एलिमेंट है जैसे पी टैग होता है वो पूरी लाइन ले लेता है, लाइक आप जितना भी लिखो लेकिन वो पूरी लाइन ही लेगा। लेकिन अगर मैं कोई और लिख रही हूँ जैसे इनलाइन, तो वो अगर एक टैग है वो कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा इनलाइन लिखूंगी ना तो उसी लाइन सेम लाइन पे कंटेंट आ जाएगा। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक बताया। हमारे पास HTML के जो जितने भी टैग्स हैं, कुछ ब्लॉक लेवल टैग्स हैं और कुछ इनलाइन टैग्स हैं। ब्लॉक लेवल टैग्स वो टैग्स होते हैं जो कि हमारे पास पूरी की पूरी विड्थ ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैम ने पी टैग की बात की है, तो पी टैग हमारे पास क्या करता है कि पैराग्राफ टैग जिसको हम बोलते हैं वो पूरी की पूरी विड्थ लेगा और आगे जो भी न्यू टैग आएगा वो अगली लाइन से स्टार्ट होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आऊं, तो यहाँ पर पी टैग के बाद मैंने प्री टैग लिखा था, ठीक है। तो प्री टैग और पी टैग के दरमियान तो मैंने कोई ब्रेक नहीं ऐड किया, ब्रेक टैग नहीं ऐड किया, फिर भी हमारे पास जो प्री टैग वाला कंटेंट था वो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि पी टैग जो है हमारे पास ये अगर आप देखिए क्विक ब्राउन फॉक्स, तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो पी टैग जो है हमारे पास ब्लॉक लेवल टैग है। और इनलाइन टैग वो होते हैं जो कि सिर्फ उतनी ही स्पेस लेते हैं जितनी उनको चाहिए होती है। अगर मैं फॉर्मेटिंग वाली टैग्स की जैसे बात की है मैंने, बोल्ड, इटैलिक, एम्फसाइज, ये सारे टैग्स की बात की है, इनमें जो है मेरे पास ये सब के सब इनलाइन है, यानी ये सिर्फ उतनी स्पेस लेंगे जितनी इन्हें चाहिए। इनके पास जो भी टैग आएगा वो आगे ही इनके स्पेस ले लेगा। जैसे ब्राउजर में इस टेक्स्ट को मैंने बोल्ड किया था, उसके बाद तो चलो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली, लेकिन जब इटैलिक टैग की बात की तो इटैलिक के बाद जो है अगला टैग जो भी आया था उसका कंटेंट उसके आगे डिस्प्ले हो गया था। तो इनलाइन टैग्स जो है हमारे पास उतनी ही स्पेस लेते हैं जितनी उनको चाहिए होती है, और जो हमारे पास है ब्लॉक लेवल टैग्स वो उतनी स्पेस, वो पूरी आप कह सकते हैं कि पूरी विड्थ ले लेते हैं। उसके बाद थोड़ी सी मार्जिन और पैडिंग की बात कर लेते हैं। किसी को ऑलरेडी आइडिया है मार्जिन और पैडिंग? मैम मार्जिन से सपोज एक बॉक्स होता है या टेक्स्ट होता है, उसको हम से सपोज अगर बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं तो मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो उस पूरा बैकग्राउंड कलर और जो बॉडी टेक होता है पूरा ब्राउजर उसके बीच में जो भी स्पेस आता है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। और जो कंटेंट और बॉर्डर लाइन में स्पेस होता है उसको हम पैडिंग बोलते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। इसको थोड़ा सा ना व्हाइट बोर्ड पे भी हम करके देख लेते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज करके देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड ओपन कर मैडम आप म्यूट हो गई हैं। जी जी, मैंने खुद ही म्यूट किया था। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जब हम मार्जिन की बात करते हैं तो मार्जिन होती है आउटर स्पेसिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मेरे पास ये जो बॉक्स है इसके बाहर वाली जो स्पेस है ये मार्जिन है, और इन दो बॉक्सेस के दरमियान वाली जो स्पेस है वो है पैडिंग। पैडिंग हम इंटरनल स्पेस को बोलते हैं, बॉर्डर के करीब ही अंदर वाली साइड वाली, और मार्जिन बोलते हैं आउटर स्पेस को। तो ये थोड़ा सा मार्जिन और पैडिंग के दरमियान डिफरेंस है। आपको ये क्लियर हुआ है कि नहीं? ये सबको क्लियर है? जी मैडम क्लियर गया है। ओके, ठीक है। तो मार्जिन और पैडिंग की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं उनकी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट मार्जिन्स वगैरह होती है। लेकिन अगर हम बात करें इनलाइन एलिमेंट्स की, तो इनकी सिर्फ लेफ्ट और राइट जो है मार्जिन्स होती हैं, यानी लेफ्ट और राइट में स्पेसिंग होती है। और अगर हम ब्लॉक लेवल की बात करें तो इसमें हमारे पास टॉप, राइट जो है, लेफ्ट, राइट, बॉटम, हर जगह जो है इनकी स्पेसिंग होगी।
तो इसलिए जो है अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे ये वाला पेज था तो इसमें मेरे पास H1 टैग था, H2 टैग था, तो इनकी जो है वो टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट सब जगह जो है वो स्पेसिंग होती है। लेकिन अगर इस एलिमेंट की बात करूं तो यहाँ पर आप देखें, ये जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास कंटेंट लिखा हुआ था अंडरलाइन टैग के अंदर, तो इसमें सिर्फ लेफ्ट और राइट में वो स्पेसेस ऐड करेगा, बाकी टॉप बॉटम में कोई स्पेस नहीं होगी। तो इसमें ये थोड़ी सी चीज थी। अच्छा, अब हमारे पास एक ब्लॉक लेवल टैग्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास ब्लॉक लेवल टैग्स में आते हैं div टैग, p टैग, H1 से H6, अंडरलाइन टैग। इसके अलावा भी बहुत से टैग्स हैं जो कि ब्लॉक लेवल टैग है, लेकिन हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। उसके बाद बात कर लेते हैं इनलाइन टैग्स की। बात करें तो स्पैन टैग आ जाता है, एंकर टैग, इमेज टैग और एम्फेसिस टैग, बोल्ड टैग। ये सब जो है हमारे पास इनलाइन टैग्स है। हम डिव और स्पैन का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ये हमारे पास जनरलाइज जो है ब्लॉक लेवल, या आप कह सकते हैं कि हमारे पास वो है ब्लॉक लेवल या जनरलाइज ब्लॉक लेवल और इनलाइन टैग है। डिव टैग जो है हमारे पास वो ब्लॉक लेवल टैग है। फॉर एग्जांपल में डिव के अंदर डिव टैग को हम कंटेनर टैग भी बोलते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है जो कि इंशाल्लाह हम CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ उसको स्टडी कर रहे होंगे। यहाँ पर लेट्स से मैं कोई हेडिंग नहीं, कुछ भी लिख देती हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ पर लिखा है दिस इज div टैग, ठीक है। अब मैं इसको न्यू लाइन पे जरा देखता है, ये मेरे पास एक न्यू लाइन पे डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। जबकि मैंने इससे पहले जो है कोई भी वो आप कह सकते हैं स्पेस ब्रेक टैग इस्तेमाल नहीं किया। सिमिलरली मैं एक स्पैन टैग का इस्तेमाल करती हूँ, और लेट से यहाँ पर ही मैं div से पहले स्पैन टैग को यूज कर लेती हूँ, एंटर प्रेस करती हूँ और यहाँ पर लिखती हूँ दिस इज स्पैन टैग। इस टैग को मैं उठा के जरा यहाँ पर ले जाती हूँ अंडरलाइन के बाद, और इसको देख लेते हैं कि ये ब्राउजर में यहाँ पर आ रहा है। तो स्पैन टैग जो है हमारे पास ये कोई भी स्पेसिंग लाइक इसकी लेफ्ट और राइट पे स्पेसिंग है, लेकिन बॉटम और टॉप से कोई स्पेसिंग नहीं है, यानी कि ये किसी न्यू लाइन पे नहीं आ रहा, लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा। तो ये थोड़ा सा डिव और स्पैन टैग में डिफरेंस है, और ब्लॉक लेवल और इनलाइन जो है हमारे पास एलिमेंट्स, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस मैम। मैम इसका मतलब ये है कि ये कोई यानी कि कोई न्यू पैराग्राफ नहीं लेगा, बस ये मतलब है ना इसमें जो डिफरेंस जो है स्पैन में और डिव में। सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिएगा। क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि जो स्पैन टैग है वो बेसिकली कोई न्यू पैराग्राफ नहीं लेगा, जबकि डिव टैग जो है वो न्यू पैराग्राफ में ही जो है ना उसको। सॉरी, न्यू लाइन नहीं लेगा, ठीक है। यानी डिव टैग जो है ना हमारे पास ब्लॉक लेवल की स्पेस लेता है, बॉटम में भी स्पेसिंग है, लेफ्ट में भी, राइट में भी, और ऊपर भी स्पेसिंग है ब्लॉक की तरह। लेकिन डिव में स्पैन में ऐसा हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पैन में सिर्फ लेफ्ट और राइट में स्पेसिंग होती है। तो ये चीज थी थोड़ी सी। और हमारे पास HTML के जितने भी टैग्स हैं वो स्पैन टैग्स या ब्लॉक लेवल या इनलाइन में क्लासिफाइड है। तो ये चीजें कुछ इस तरह से वर्क करती हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इनलाइन में हमारे पास कुछ एंकर टैग, इमेज टैग। इसको अभी देख लेते हैं कि लाइक ये क्या चीजें, लेकिन उससे पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं जो कि है हमारे पास एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अभी हम एक टैग लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि एट्रीब्यूट क्या है। सिंपली अगर एट्रीब्यूट की डेफिनेशन देखें तो एट्रीब्यूट आप कह सकते हैं कि हमारे टैग के अंदर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करना चाहे हम, तो हम उसके लिए जो उस टैग के बिहेवियर को, अपीयरेंस को जो है वो मॉडिफाई करें, तो उसको हम एट्रीब्यूट कह सकते हैं। हो सकता है आपको इसका ऑलरेडी आइडिया हो, दैट इज वेल एंड गुड थिंग। अब देख लेते हैं इमेज टैग को, देख लेते हैं और उसके साथ हम उसके एट्रीब्यूट्स भी देख लेते हैं। इमेज टैग जो है हमारे पास एक इनलाइन टैग है, यानी कि ये सिर्फ लेफ्ट और राइट पे स्पेस लेगा। यहाँ पे मैं एक इमेज टैग एंटर करती हूँ, ठीक है।
यहाँ पर इमेज टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग भी है, यानी इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने इमेज क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, तो मेरे पास एक चीज आ गई सोर्स और एक आ गई ऑल्ट। अगर आप देखें यहाँ पर इनके कलर्स थोड़े से डिफरेंट है, तो ये मेरे पास इसके एट्रीब्यूट है। अब इमेज जो टैग जो है हमारे पास, इमेज जो है वो ब्राउजर पे एम्बेड करने के लिए, यानी ब्राउजर पे हम कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, हम बहुत सी वेबसाइट्स ओपन करते हैं, उनमें इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो हम इमेज टैग के जरिए उन इमेजेस को डिस्प्ले करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर सोर्स और ऑल जो है इसके एट्रीब्यूट है, यानी इमेज का सोर्स क्या है, पाथ क्या है, ठीक है। तो वो हम लोग सोर्स के अंदर ऐड करते हैं डबल कोटेशन मार्क में। और ऑल्ट ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हम वेबसाइट ओपन करते हैं, उस पर कोई इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, ब्रेक हो गई है, या वो अवेलेबल नहीं है किसी रीजंस की वजह से, तो वहां पर उसके ऑल्टरनेटिव जो है कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करा दो। लेट से आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं और आपका इंटरनेट ऑन नहीं है, ठीक है, तो आपको अक्सर जो है पोस्ट जो है ब्रोकन इमेजेस की फॉर्म में शो हो रही होती है, और उनके अंदर जो है कोई वो टेक्स्ट लिखा होता है। तो ये उस तरह से हमारे पास ऑल्ट जो है वर्क करता है। और ये सोर्स और ऑल्ट जो है ये इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं एक इमेज जो है वो रख लेती हूँ। अ, जो भी आप इमेज, लेट से एक इमेज होती है जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी होती है, ठीक है। तो अगर आप उसको अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि वो इमेज आप जिस फोल्डर में आपका HTML की index.html की फाइल पड़ी है, उसी फोल्डर के अंदर जो है आपकी इमेज वाली फाइल भी पड़ी हो, ठीक है। और एक होता है कि हम इंटरनेट से उठा के जो है कोई इमेज डिस्प्ले करवाते हैं। पहले इंटरनेट से कोई इमेज उठा लेते हैं। यहाँ पर मैं एंटर करती हूँ वॉलपेपर्स, और यहाँ से कोई इमेज का लिंक कॉपी कर लेते हैं। जो हम इंटरनेट से इमेजेस उठाते हैं उनके लिंक हम बेसिकली ऐड करते हैं, कॉपी इमेज लिंक, ठीक है। और वापस आएंगे, सोर्स में आएंगे, और सोर्स में हम जो है ये लिंक डाल देंगे। और इसके बाद ऑल्टरनेटिव पे कि अगर ये इमेज हमारे पास डिस्प्ले नहीं होती, तो इस केस में क्या करो, ऑल्टरनेटिव पे कोई टेक्स्ट दे दो। यहाँ पर हम ऐड करते हैं, कर देते हैं वॉलपेपर इमेज। अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ और देखते हैं कि ये पेज पर डिस्प्ले होता है कि नहीं। तो ये पेज पर डिस्प्ले होके आ गई है हमारे पास। अब ये इमेज काफी बड़ी है, अगर आप देखें। इसको भी मैं एडजस्ट करना सिखाती हूँ कि हम इमेज का साइज किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग CSS। लेकिन उससे पहले हम एक और इमेज टैग बना लेते हैं, और लेट से मैं अपनी डिवाइस से कोई इमेज उठाना चाहती हूँ। डिवाइस से इमेज उठाने के लिए जरूरी है कि मेरे पास जो फोल्डर है जिसमें मैंने ये इंडेक्स की फाइल रखी है, ऑलरेडी यहाँ पर मैंने एक इमेज रखी हुई है। तो डिवाइस से जो भी मैं इमेज उठाऊंगी वो मैं उसी फोल्डर में रखूंगी जिस फोल्डर में मेरी इंडेक्स वाली फाइल पड़ी है। एक और तरीका है कि हम डिफरेंट फोल्डर से अगर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसको भी देखते हैं, लेकिन अभी पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरी इमेज जो है जी मुबशर, आपका कोई क्वेश्चन है? अ, आपका हैंड रेज है। वो हॉरिजेंटल बार का कुछ कह रही थी, मुझे रीड कर लेने दो मैसेज उनका। ओके, वो कह रही मैम आप हॉरिजेंटल बार रिमूव क्यों नहीं कर देते भाई। चलिए कर देती हूँ। ALT+Z अच्छा, करके। हॉरिजॉन्टल बार को मैं बेसिकली रिमूव नहीं करती, मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देती हूँ। कमेंट का जो है हमारे पास शॉर्ट कमांड यही है, कंट्रोलर/, ठीक है। तो ये मेरे पास कमेंट हो जाएगा HTML के अंदर। और HTML में हम इस तरह से कमेंट कर सकते हैं कि एंगुलर ब्रैकेट्स और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, और दो जो है हमारे पास आप कह सकते हैं कि हाइफन के साइन है, और एंगुलर ब्रैकेट्स यहाँ पे भी, उससे पहले भी जो है वो हाइफन के साइन। इसको कंट्रोल S कर देती हूँ। यहाँ पर पेज पे देख लेते हैं। पेज पे यहाँ पर कोई भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीज थी। अच्छा, अब मैं यहाँ से अपने जो है वो कंप्यूटर से उठाना चाहती हूँ। तो बेसिकली अभी मेरे पास ये सेम फोल्डर में पड़ी है जिस फोल्डर में इंडेक्स की फाइल है। तो मैं यहाँ पर इस इमेज का नाम लिखूंगी और ऑटोमेटिकली VS कोड यहाँ पे मुझे उसका जो है वो इमेज दे देगा।
और यहाँ पर ऑल्ट में जो है मैं वॉलपेपर लिख देती हूँ कि ये कोई वॉलपेपर है, और कंट्रोल एस कर लेते हैं। इस ऊपर वाली लाइन को मैं अभी के लिए जो हम लोगों ने इंटरनेट से उठाई है इमेज, उसको कमेंट आउट कर देते हैं और कंट्रोल एस करती हूँ। अब इस केस में मेरे पास इमेज डिस्प्ले होके आ गई है, ठीक है। ये इमेज भी काफी बड़ी है, इसका साइज मैं अभी एडजस्ट करना सिखाती हूँ, लेकिन हम एक और बात कर लेते हैं। लेट्स से मेरी ये जो इमेज है ये किसी डिफरेंट फोल्डर में पड़ी है। यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ और इमेजेस का फोल्डर, और ये वाली जो इमेज है इसको कॉपी कर कट करके वहां पर जो है डाल देती हूँ। तो अब जो है मेरे पास मेरी इमेज यहाँ पर ब्रेक हो गई है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्राउजर के ऊपर ये ब्रेक हो गई है, और ब्रेक के आगे एक टेक्स्ट शो हो रहा है वॉलपेपर। वो वही टेक्स्ट है जो कि हमने ऑल्ट में ऐड किया था यहाँ पर, वॉलपेपर। अगर आपको शो हो रहा है। अच्छा, अब इस केस में मेरे पास मेरी इमेज जो है वो इमेजेस वाले फोल्डर में पड़ी है, तो मैं इसको किस तरह से गेट कर सकती हूँ। मैं अपनी फोल्डर का नाम लिखूंगी इमेजेस, ठीक है, और फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगी, और फिर जो भी आगे इमेज का नाम होगा वो एंटर करूंगी। और यहाँ पर VS कोड खुद ब खुद भी जो है हमें रिकमेंडेशंस दे देता है, तो ऐसा इतना मसला नहीं होता। अब इस केस में मेरे पास जो है वो इमेज मेरे पेज पे डिस्प्ले होके आ गई है। तो ये कुछ चीज थी। और इसके अलावा अगर हम इमेज के विड्थ और हाइट को जो है वो एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इस केस में मेरे पास विड्थ का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, और हाइट का एट्रीब्यूट होता है। और फॉर एग्जांपल मैं विड्थ को चेंज करती हूँ तो हाइट ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो जाती है उसके अकॉर्डिंग, ताकि हमारी इमेज ज्यादा जो है ना वो फटी फटी या ज्यादा वो हॉरिजॉन्टली फैली फैली ना दिखे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है वो 150 इसको सेट कर देती हूँ इसकी विड्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 150 किस में है, तो ये 150 पिक्सल्स में है। यहाँ पर विड्थ और हाइट वाले एट्रीब्यूट जो भी हाइट और विड्थ लेंगे वो पिक्सल्स में होगी। और अभी मैंने हाइट को कुछ भी पास नहीं किया। विड्थ देख लेते हैं इसकी एडजस्ट हुई है कि नहीं। तो अगर आप देखें यहाँ पर अब मेरे पास इमेज की विड्थ जो है वो कम हो गई है, और हाइट भी साथ साथ कम हुई है। तो हमारे पास हम विड्थ को एडजस्ट करते हैं तो हाइट भी एडजस्ट हो जाती है। सिमिलरली हाइट को एडजस्ट करेंगे, विड्थ भी एडजस्ट हो जाएगी। और लेट से मैं अपनी जो है वो हाइट करना चाहती हूँ 200। तो यहाँ पर ये मेरे पास अब थोड़ी सी हाइट इसकी इंक्रीज हो गई है। अगर आप देखें, ये पॉइंट क्लियर है। यस मैम। अच्छा, इमेज टैग की जो बात थी ना कि लाइक ये इनलाइन एलिमेंट होता है, तो वो भी मैं दिखा देती हूँ। लेट से मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐड करती हूँ इमेज टैग के बाद, दिस इज माय वेबसाइट, और कंट्रोल एस करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो टेक्स्ट है ये डायरेक्टली इमेज के बाद ऐड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये इनलाइन जो हमारे पास इमेज का टैग है ना वो इनलाइन टैग है। तो ये चीज भी आपने जहन में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास हमने इमेज टैग की बात कर ली। इमेज टैग में दो चीजें थी, एक होती है एब्सोल्यूट और रिलेटिव लिंक, ठीक है। और एब्सोल्यूट लिंक हमारे पास ये है कि हम वेबसाइट से किसी वेब पेज से उठा के इमेज को जो है अपने ब्राउजर पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो उस केस में जो है हमारे पास वो एब्सोल्यूट लिंक है जो सोर्स के अंदर हम पास कर रहे थे। और रिलेटिव यही चीज है कि हम जो है वो अपने कंप्यूटर से जो है कोई इमेज उठा के डिस्प्ले करवाते हैं, तो वो जो है हमारे पास रिलेटिव है। तो ये चीजें थी कुछ। अच्छा, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एंकर टैग की। एंकर टैग क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी वेबसाइट पे कोई लिंक ऐड करना चाहती हूँ। जैसे आप भी डिफरेंट वेब पेजेस वो जो है विजिट करते होंगे, नीचे हमारे पास इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह इस तरह के लिंक्स होते हैं। तो उनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं? उनको हम ऐड करते हैं एंकर टैग के थ्रू। यहाँ पर मैं एंकर टैग को हम ए टैग भी बोलते हैं। ए प्रेस करूंगी और एंटर करूंगी तो मेरे पास एच रेफ आ जाता है। ये एच रेफ क्या है? हाइपर रेफरेंस है, ठीक है। यानी यहाँ पर हम जो भी लिंक ऐड करेंगे वो लिंक यहाँ पर लिखेंगे। लेट से मैं यहाँ पर लिंक जो है वो ऐड करती हूँ, गूगल का ऐड करती हूँ। यहाँ पर google.com सर्च कर लेते हैं। ये लिंक जो है, मैंने जो भी लिंक उठाने वो हमेशा यूआरएल की फॉर्म में होना चाहिए, लाइक HTTPS करके होना चाहिए, ठीक है। जो हम एंकर टैग के अंदर पास करेंगे। यहाँ पर मैं href के अंदर वो लिंक जो है डबल कोटेशन मार्क में एंटर करूंगी,
और इसको जब कंट्रोल एस करूंगी तो ये मेरे पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा। मैं बाकी टैब्स को क्लोज कर देती हूँ। ये जो है मेरे पेज पे कहीं पर भी आपको डिस्प्ले होके नहीं आ रहा है। अगर मैं डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ तो मेरे पास एंकर टैग है, और यहाँ पर तो ये एट्रीब्यूट के अंदर मैंने इंफॉर्मेशन पास की है, लेकिन मैं यहाँ पर कोई कंटेंट भी पास करना चाहती हूँ। तो कंटेंट को मैं क्या करूंगी, ओपनिंग टैग के बाद लिखूंगी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ गूगल लिंक। तब ये लिंक जो है मेरे पास डिस्प्ले होके आएगा। ये अगर आप अब देखें तो ये मेरे पास जो है वो गूगल लिंक डिस्प्ले होके आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है मेरे पास एक लिंक, एंकर टैग जो है वो लिंक के लिए होता है। अच्छा, नॉर्मली जब आप वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह उनके आइकन्स दिए गए होते हैं। आप आइकन्स को क्लिक करते हैं तो आपको वो जो है उस लिंक पे ले जाता है, उस इंस्टाग्राम पेज पे। तो उसको हम कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एंकर टैग है, और मैं गूगल की एक इमेज डाउनलोड कर लेती हूँ, गूगल आइकन की। इसको, अच्छा ये यहाँ पर इसको उठा लेते हैं और मैं इसको सेव कर लेती हूँ। सेव यहाँ पर ही कर लेते हैं, वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर में, इमेजेस में जाके सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है जैसे ही ये एंकर टैग के अंदर मैंने लिंक पास किया, गूगल लिंक लिखा, गूगल लिंक को मैं अब कंटेंट को इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर मैं इस एंकर टैग के अंदर जो है, जो कंटेंट वाली स्पेस थी उसमें इमेज टैग एंटर कर दूंगी, और इमेज टैग के अंदर जो है मैं उस फाइल का पाथ दे दूंगी जिसमें मेरी गूगल की जो है वो इमेज पड़ी हुई है। और साथ में कुछ हाइट और विड्थ भी दे देती हूँ। यहाँ पर विड्थ जो है इस इमेज की होनी चाहिए 150, हाइट रहने देते हैं, और ऑल टेक्स्ट में ऐड कर देती हूँ गूगल इमेज, कंट्रोल एस कर देते हैं, ठीक है। और अब इस केस में मेरे पास मेरे ब्राउजर पे एक इमेज आ गई है गूगल की। अगर मैं इस इमेज पे जब अपना कर्सर लेके जाती हूँ तो कर्सर का हैंड भी चेंज हो जाता है, पॉइंटर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस इमेज के बैक पे कोई ना कोई लिंक है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये डायरेक्टली मुझे जो है मेरे गूगल के पेज पे ले जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस मैम, ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर बेसिकली यही था, और इसमें देख लेते हैं। एक चीज होती है हमारे पास एंकर टैग्स में, जो भी हम लिंक ऐड करते हैं, ठीक है, लिंक की कुछ अपीयरेंसेस होती हैं। अगर हमारे पास लिंक ब्लू फॉर्म में है तो इसका मतलब ये है कि वो बाय डिफॉल्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास जो मैं बाकी टैब्स को क्लोज कर देती हूँ, और इसको जो है दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास इमेज को रिमूव करती हूँ मैं, इस इमेज को कर देते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ गूगल लिंक। मेरे पास गूगल का ये जो लिंक है, अगर आप इसकी अपीयरेंस देखेंगे पर्पल है। पर्पल क्यों है उसको भी डिस्कस करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो लिंक की अपीयरेंस होती है वो होती है ब्लू होती है। अगर हम उस लिंक को विजिट कर चुके हो तो वो पर्पल हो जाती है, क्योंकि हम गूगल को बार बार विजिट कर चुके हैं, तो इसकी जो है वो पर्पल अपीयरेंस है। और अगर हम लिंक के ऊपर हवर करें, जैसे यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए जो है वो लिंक का कलर रेड भी हुआ है, अगर हम हवर करते हैं अपना कर्सर, तो आप प्रेस भी अगर करके देखें तो जो है हमारे पास थोड़ा सा कलर रेड होता है। तो इसका मतलब ये है ये लिंक हमने इस पे हवर किया है। और एक्टिव लिंक का मतलब ये होता है कि ये लिंक इस टाइम पे एक्टिव है, यानी इसके बैकएंड पे जो भी हमारे पास लिंक जो भी प्रोवाइड करे वो एक्टिव लिंक है, एक्सपायर्ड लिंक नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीजें थी। ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली यू कैन आस्क। मैम क्या हम ये लिंक को न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं बाय जी डिफॉल्ट जी, क्लिक करने पे? हाँ हाँ, कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट यूज होता है। मैं वो एट्रीब्यूट भी यूज करके दिखा देती हूँ। टारगेट इक्वल टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ब्लैंक।
यहाँ पर ब्लैंक को हम रिप्रेजेंट करते हैं अंडरस्कोर से, ठीक है। इस केस में जब मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूंगी तो वो जो है मेरे पास न्यू टैब में ओपन होके आएगा। बैक जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर आई गेस मैंने सेव नहीं किया। ये पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा, लेकिन हम इसके लिए ये करते हैं कि टारगेट का एट्रीब्यूट लिखते हैं और अंडरस्कोर ब्लैंक करते हैं, तो ये जो है वो न्यू टैब में ओपन कर देता है। इंशाल्लाह इसको जो है ना कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे, अभी ये वर्क नहीं कर रहा। इस चैट पे क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट लिंक जो है उसको दोबारा रिपीट कर दो। जी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट लेंथ ये है कि जब फॉर एग्जांपल हमने बात की थी यहाँ पर जैसे इमेज टैग था, तो इसके अंदर जो सोर्स की फाइल दी थी वो जब मैंने किसी अपने कंप्यूटर से करके दी, ठीक है, कंप्यूटर से मैंने अपना वॉलपेपर जो है वो डिस्प्ले कराया, तो उस केस में मेरे पास ये रिलेटिव था, ठीक है, यानी रिलेटिव टू माय कंप्यूटर था। और जब जैसे इसको जिसको मैंने कमेंट आउट किया हुआ है इस लिंक को, इसमें मैंने किसी वेब पेज से उठा के जो है इमेज का लिंक डाला है, तो इस केस में ये जो लिंक है मेरे पास ये एब्सोल्यूट लिंक होगा। और ये चीज एंकर टैग में भी है कि एंकर टैग में हम किसी वेब पेज का लिंक डालते हैं, यानी वेब पेज से या कोई कंटेंट उठा के डालते हैं जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट लिंक होगा। और अगर इन केस हम अपनी डिवाइस से उठाते हैं तो वो हमारे पास रिलेटिव लिंक होगा। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ओके। अच्छा, इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं? मैम कल हम इस पे वापसी गो थ्रू कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम वापसी रिवाइज कर सकते हैं? अच्छा, अभी 2 मिनट्स रह गए, 2 मिनट्स में मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी सेल्फ क्लोजिंग टैग्स की, ऐसे टैग्स जो कि खुद बहुत जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है, ना ही जरूरत होती है और इनमें ना हम कोई कंटेंट लिखते हैं। इसमें ब्रेक टैग की बात की थी जो कि न्यू लाइन की हमारे पास ब्रेक देता है। एचआर टैग की हॉरिजॉन्टल लाइन एंटर करता है। इमेज टैग है। और इनपुट के बारे में मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। फिर मेटा टैग है, लिंक और हॉरिजॉन्टल टैग अगेन। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से सेल्फ क्लोजिंग टैग्स है जो कि हम यहाँ पर इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। इसके बाद बात कर लेते हैं HTML के फॉर्मेटिंग टैग की बात की थी कि इसमें हम लोग जैसे वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग करते हैं, बोल्ड करते हैं अपने टेक्स्ट को, इटालिक करते हैं, ठीक है, एम्फसाइज करते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें थी कि हम HTML को यूज करते हुए कैसे कर सकते हैं। फिर ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स की बात की थी। ब्लॉक लेवल वो हमारे पास आप कह सकते हैं टैग्स होते हैं जो कि एक पूरी विड्थ लेते हैं पेज की, ठीक है। अगर मैं आपको अपना पेज दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे पास ये माय फर्स्ट वेबसाइट और करके ये जो H1 के टैग्स हैं जितने भी, ये पूरे ब्लॉक लेवल टैग्स हैं। और इनलाइन टैग्स वो टैग्स होते हैं जो कि सिर्फ लेफ्ट और राइट की स्पेस देते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि फॉर्मेटिंग के जितने टैग्स थे, बोल्ड करने वाले, इटालिक करने वाले, अंडरलाइन करने वाले, वो सिर्फ उतनी स्पेस लेते हैं पेज पे जितनी उनको चाहिए होती है। फिर उसके बाद हमने बात की है यहाँ पर एट्रीब्यूट की बात की है। जैसे इमेज टैग है तो इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स है, सोर्स, ऑल्ट, विड्थ, हाइट वगैरह। तो ये हमें उस टैग के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? हर HTML एलिमेंट का हर HTML टैग का कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता है और ये हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद इमेज टैग की बात की है। इसमें हमारे पास चार एट्रीब्यूट थे, सोर्स था, ऑल्ट था और विड्थ और हाइट था। सोर्स में हम इमेज का वो लोकेशन पाथ देते थे। ऑल्ट में अगर वो इमेज ब्रोकन है तो उसके ऑल्टरनेटिव क्या टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए। और विड्थ और हाइट के थ्रू हम विड्थ और हाइट को इमेज की एडजस्ट करते थे। फिर उसके बाद एंकर टैग की बात की है। कोई पेज पर लिंक डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। और एंकर टैग के अंदर जो है हमारे पास href के नाम से जो है एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम वो लिंक पास करते हैं। और जो भी कंटेंट हम उसका पेज पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, लिंक का नाम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, वो लिंक का नाम हम एंकर टैग के ओपनिंग टैग के बाद लिखते हैं। तो ये चीजें आज हमने सारी डिस्कस की हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच।
होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, और अब क्लास एंड करते हैं क्योंकि 8 बज गए हैं। ओके